पूरे बॉलीवुड को अनुराग कश्यप के पैरों में गिर जाना चाहिए फॉर मेकिंग गैंग्स ऑफ वासेपुर। 5 घंटे से ज्यादा की एक फिल्म, 3 जनरेशंस की कहानी, रमाधीर सिंह के रूप में एक कोल्ड ब्लडेड बट इंटेलिजेंट पेशेंट और कैलकुलेटेड विलन जो वासेपुर में हो रही कोल माइनिंग, इलीगल कोल माइनिंग में अपनी मोनोपोली मेंटेन करने के लिए साजिद खान को मरवा देता है, जिसका बदला लेने की कोशिश साजिद खान का बेटा सरदार खान और फिर सरदार खान का बेटा फैजल खान अगले 60 साल तक करते हैं। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर फैजल। पर द रियल ब्यूटी ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर इज नॉट कि ये 60 साल तक चलने वाली एक रिवेंज की कहानी सुनाती है, बल्कि लोकल पॉलिटिक्स, ह्यूमन इमोशंस की कम्प्लेक्सिटीज, इंडियन कल्चर को रॉ एंड रियल एज इट इज पोर्ट्रे करने वाली इस फिल्म को रिलीज के 13 साल बाद भी मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अनुराग कश्यप के लाइफ का बेस्ट काम माना जाता है। बॉक्स ऑफिस पर भले ही गैंग्स ऑफ वासेपुर ने 100 करोड़ का माइलस्टोन ना छुआ हो, पर सिनेमा लवर्स में इतनी ज्यादा कल्ट फॉलोइंग शायद ही किसी और फिल्म की होगी जितनी गैंग्स ऑफ वासेपुर की है। इतनी ज्यादा गालियां, इतने ज्यादा वायलेंस की वजह से फिल्म के बैन होने की नौबत तक जरूर आ गई हो, पर बॉलीवुड की ज्यादातर गैंगस्टर फिल्मों की तरह गैंग्स ऑफ वासेपुर का वायलेंस कहीं भी फोर्स या अननेसेसरी नहीं लगता। हर कैरेक्टर के अपने खुद के बहुत ही वैलिड रीजंस है फॉर रिवेंज, फॉर ग्रीड। एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर ना सिर्फ इंडियन पॉप कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बल्कि बॉलीवुड का एज अ फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी। एक ऐसी फिल्म जिसने 2012 में टिपिकल बॉलीवुड की मेलोड्रामा, एस्केपिस्ट, एस्पिरेशनल फिल्मों की मोनोपोली को तोड़ा, बल्कि बॉलीवुड को नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, विनीत सिंह, राजकुमार राव, जयदीप अलावा, धूमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा जैसे सुपर टैलेंटेड एक्टर्स दिए। हिंदी फिल्मों के व्यूअर्स को सिनेमैटिक पीक और पीक स्टोरी टेलिंग का एक माइलस्टोन दिया। अनुराग कश्यप को संजय लीला भंसाली, सुभाष घई, राजकुमार हिरानी, यश चोपड़ा जैसे लेजेंडरी डायरेक्टर्स की लिस्ट में लाकर न सिर्फ खड़ा कर दिया, बल्कि बॉलीवुड में एक नए जॉनरा को जन्म दिया, द अनुराग कश्यप स्कूल ऑफ सिनेमा। लेजेंडरी फिल्म मेकर मार्टिन स्कॉर्सेज़े को गैंग्स ऑफ वासेपुर देखने के बाद अनुराग कश्यप को पर्सनल लेटर लिखना पड़ा, एंड नॉट ओनली फॉर अनुराग कश्यप। सिर्फ 18 करोड़ में बनी गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसके बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के चांसेस ना के बराबर थे, उसने फैजल खान बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को शूल, सरफरोश, मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी फिल्मों में 5-10 मिनट के इररिलेवेंट कैमियो करने वाले एक्टर से द लंच बॉक्स, किक, रईस और सेक्रेड गेम्स का स्टार बना दिया। पंकज त्रिपाठी, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले कोई बड़ा रोल नहीं किया था, उन्होंने सुल्तान कुरैशी बनने के बाद मसान, बरेली की बर्फी, स्त्री, ओ माय गॉड 2 और मिर्जापुर जैसे प्रोजेक्ट्स किए। राजकुमार राव बॉलीवुड के नेक्स्ट मेन स्ट्रीम हीरो बन गए। एंड अ स्मॉल फन फैक्ट, राजकुमार राव तो गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 की इनिशियल स्क्रिप्ट में मेन हीरो, प्रोटैगनिस्ट थे। तो मैं मिलने गया उनसे, तो उन्होंने बोला यार स्क्रिप्ट आ गई है। अरे सुपर्ब सर, तेरा रोल है ना यार, वो बहुत कम हो गया है। कोई नहीं सर। हुमा कुरैशी और ऋचा चड्ढा की तो ये पहली फिल्म थी। मनोज वाजपेयी उस फिल्म में इकलौते रिकॉग्नाइज्ड एक्टर थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर एक ऐसे समय पर आई थी जहां बॉलीवुड में स्टार कल्चर पूरी तरह छा चुका था। शाहरुख, सलमान, आमिर की प्रेजेंस में मनोज वाजपेयी टाइप के एक्टर्स का समय मानो जाता हुआ दिख रहा था। तो भले ही वो उस फिल्म के उस समय के इकलौते रिकॉग्नाइज्ड स्टार थे, पर करियर तो उनका भी रिवाइव हुआ गैंग्स ऑफ वासेपुर से। पर गैंग्स ऑफ वासेपुर की कल्ट फॉलोइंग को उसके 13 साल के रिलीज के बाद समझना थोड़ा आसान है, कन्वीनियंट है, पर सच तो ये है कि कास्टिंग और शूटिंग के समय ना तो फिल्म के लीड एक्टर्स को पता था कि ये फिल्म कितनी बड़ी बनने वाली है, और ना ही खुद अनुराग कश्यप को। मतलब वो आप जो भी कहें, वो समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा था। मुझे तो मेरी सिचुएशन ये थी कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। इनफैक्ट फिल्म की पूरी कहानी सुनाने वाले नासिर यानी नरेटर पीयूष मिश्रा को तो अनुराग कश्यप ने स्क्रिप्ट तक नहीं दी थी। स्क्रिप्ट भी जो है बोल रहा था कि जो मनोज को दी होगी, मेरे को तो नहीं दिया। क्योंकि उनके पास शायद खुद पूरी एक स्क्रिप्ट उस फिल्म की कभी थी नहीं। और देखा जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म मेकिंग के हर एक रूल के खिलाफ जाके बनाई हुई फिल्म है, जहां फिल्म की कास्टिंग और फिल्म का शूट साथ में चल रहा था। अनुराग कश्यप सेट पर आधा टाइम डायरेक्ट कर रहे थे तो आधा टाइम आगे के सीन्स लिख रहे थे। पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तो शूट करते टाइम फिल्म की कहानी समझ नहीं आई थी। मुझे वासेपुर के मेकिंग के दरमियान मुझे लगा था यार ये कुछ तो मार धाड़ वाली फिल्म बन रही है, सब गोलियां चला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मतलब क्या है ये। बट जब फिल्म देखा तो मुझे लगा नहीं, जो मैं शूटिंग के वक्त मुझे लग रहा था उससे कुछ अलग बनी।
साइड एक्टर्स को देने के लिए पैसे नहीं थे तो अनुराग कश्यप ने अपने रिश्तेदारों से एक्टिंग करा ली थी। और फिल्म की मुसीबतें तो तब बढ़ गई थी जब फिल्म के शूट शुरू होने से सिर्फ 3 दिन पहले अनुराग कश्यप को एक नया स्टूडियो ढूंढना पड़ा था, क्योंकि पुराना स्टूडियो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पार्ट 2 के लीड रोल में लेकर अपना लॉस नहीं कराना चाहता था। फिल्म में इतना वायलेंस था कि सेंसर बोर्ड उसे बैन करना चाहता था। और इस सब के बावजूद गैंग्स ऑफ वासेपुर 18 करोड़ के बजट में बनकर 60 करोड़ कमाने के बाद एक बॉक्स ऑफिस हिट तो बनी, कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली वन ऑफ द फ्यू हिंदी फिल्म बनी। एंड इस फिल्म की सक्सेस की कहानी और फैसिनेटिंग तब लगने लगेगी जब तुम्हें पता चलेगा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर की कहानी स्क्रीन पर जितनी वायलेंट, रिवेंजफुल, ग्रीड से भरी हुई थी, असलियत में तो वो सिर्फ अडेप्टेशन है रियल लाइफ इवेंट्स की। क्योंकि फैजल खान, रियल लाइफ फैजल खान, नॉट नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो आज तक जिंदा है, जेल में बंद है। The real person Faisal Khan is based on is still alive and is still in prison. और ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ स्टोरीज पर बॉलीवुड ने पहले कभी फिल्में नहीं बनाई, पर उन फिल्मों में शायद बिहार था, बिहारी पना नहीं। एंड किसी को नहीं पता था एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस फिल्म कि दिस अडेप्टेशन ऑफ अ रीजन इन बिहार बनने वाली थी बॉलीवुड के इतिहास की सबसे इन्फ्लुएंशियल एंड इंपैक्टफुल फिल्म। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने ना सिर्फ पाताल लोक, मिर्जापुर, पंचायत जैसे शोज की नींव रखी, उसके लिए ऑडियंस बनाई, बल्कि बॉलीवुड की फिल्मों के पूरे कॉन्सेप्ट को ही डिसरप्ट कर दिया। गैंग्स ऑफ वासेपुर को बनाने के लिए जिस फिल्म मेकिंग टेक्निक को यूज किया गया था उसे कहते हैं गिरिल्ला फिल्म मेकिंग, यानी कम रिसोर्सेज को यूज करके हाई क्वालिटी स्टोरी टेलिंग करना। और अगर तुम भी फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हो, वैसी फिल्में बनाना चाहते हो, तो एक प्लेटफॉर्म है जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म करियर फिल्म मेकिंग में बनाने के लिए तुम्हारी मदद कर सकता है। लेवल अप लर्निंग इंडिया की लार्जेस्ट फिल्म मेकिंग कम्युनिटी है जो तुम्हें देती है वर्ल्ड क्लास फिल्म मेकिंग एजुकेशन इन अ प्रैक्टिकल मैनर बाय गेटिंग मेंटर्स टू ट्रेन यू जो ऑलरेडी वर्किंग फिल्म मेकर्स हैं, जिन्होंने ना सिर्फ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म्स में काम किया है बट आल्सो फिल्म्स दैट हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर एमीज एंड टॉप फिल्म फेस्टिवल्स। लेवल अप लर्निंग ने एक 12 दिन का ऑफलाइन बूट कैंप इंट्रोड्यूस किया है कॉल्ड द फोर्ज, जिसमें आप फिल्म मेकिंग सीखोगे अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म बना के बाय ट्रैवलिंग टू सिटीज लाइक जयपुर एंड गोवा। आप लिखोगे, डायरेक्ट करोगे, एडिट करोगे, अपने क्रूज एंड बैचमेट्स के साथ शॉर्ट फिल्म्स बनाओगे और पूरा प्रोसेस आपको स्क्रैच से सिखाया जाएगा और नेटफ्लिक्स ग्रेड इक्विपमेंट के साथ। इनकी सेलेक्ट शॉर्ट फिल्म्स इंडिपेंडेंट ओटीटी पर स्ट्रीम होती हैं और जिन स्टूडेंट्स में प्रोग्राम के थ्रू पैशन दिखता है उनको उन्हीं मेंटर्स के साथ इंडस्ट्री में काम करने का मौका भी मिल सकता है। जैसे चेतन को मौका मिला था जवान म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंद्र के साथ काम करने के लिए, और सिर्फ चेतन ही नहीं और कई ग्रेजुएट्स को बड़े डायरेक्टर्स जैसे नेल्सन और लोकेश के साथ काम करने का मौका मिला है। पर ओनली द टॉप 5%, यानी कि सिर्फ 24 स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम का एक्सेस मिलता है आफ्टर एप्लीकेशन एंड इंटरव्यूज। और बूट कैंप कंप्लीशन के बाद सारे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट भी मिलता है पावर्ड बाय सोनी। तो अगर तुम भी सिनेमा से उतने ही ऑब्सेस्ड हो जितने गैंग्स ऑफ वासेपुर के ना जाने कितने स्टार्स थे, तो अगली कल्ट फिल्म देखने के बजाय तुम अपनी खुद की एक फिल्म जो कल्ट बन सकती है बना सकते हो। तो अभी जाओ, अप्लाई करो, मेरा लिंक यूज करके तुम अपना नाम प्रेफरेंस लिस्ट में डलवा सकते हो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। 2012 के बॉलीवुड एक मेन स्ट्रीम फिल्म को हिट कराने का फॉर्मूला तो क्रैक कर लिया। शाहरुख, सलमान, आमिर, अजय देवगन की एक्शन पैक्ड मसाला एंटरटेनर मूवीज कितनी भी खराब क्यों ना हो, पर वो पैसा तो एक्टर से लेकर प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर तक सबको कमा देती। सन ऑफ सरदार, खिलाड़ी 786, दबंग 2, एक था टाइगर, चेन्नई एक्सप्रेस और अग्निपथ जैसी फिल्में, इनको देखकर ही लगता था कि ये तो टेलर मेड है हिट बनने के लिए, बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट मूवीज लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो 2012 में ही रिलीज हुई थी, जिन्होंने एस्पिरेशन को इतना हार्ड सेल कर दिया कि अब तो ऑडियंस को भी लगने लगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया। एंड सच में अगर कोई कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर फिल्म की स्टोरी पर थोड़ा सा एफर्ट लगाने के लिए तैयार था, प्रोड्यूसर्स थोड़ा सा पैसा लगाने के लिए तैयार थे, तो रियल हार्ड हिटिंग नॉन फिल्टर्ड स्टोरी ड्रिवन सिनेमा के नाम पर इंडियन सिनेमा को अच्छी कहानियां तो मिल रही थी। विकी डोनर, बर्फी और कॉकटेल जैसी फिल्में जो नो डाउट अपने आप में बहुत लाजवाब फिल्में हैं, कुछ तो मेरी फेवरेट है, पर किसी भी फिल्म, किसी भी डायरेक्टर, किसी भी एक्टर ने इंडिया को उसके रियल रॉ एंड रियल ऑनेस्ट अनफिल्टर्ड फॉर्म में दिखाने का रिस्क नहीं लिया था, जिसका एक बहुत बड़ा कारण शायद बॉक्स ऑफिस सक्सेस से बॉलीवुड का फिक्सेशन। तभी तो मिडिल क्लास को मिडिल क्लास के नाम पर अपर मिडिल क्लास के एस्थेटिक्स दिखाना अनकॉमन नहीं था। वेक अप सेट, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कॉकटेल जैसी फिल्में लोगों को पसंद तो आई, बट वो उनसे रिलेट नहीं कर पा रहे। अब कहां यूपी के एक गांव में बैठा लड़का वेकेशन के नाम पर स्पेन जाना सोचेगा खुद को ये दिलासा देकर कि जिंदगी तो एक बार ही मिलती है। ये सुनने में अच्छा
अच्छा लग सकता है, इसको देखा जा सकता है, इसके बारे में सोचा जा सकता है, पर इससे रिलेट एक मेन स्ट्रीम इंडिया के लिए करना लगभग नामुमकिन। स्टूडेंट ऑफ द ईयर भले ही सुपर हिट बन गई हो, पर उसके बाद आलिया भट्ट और वरुण धवन को अपनी रीब्रांडिंग जरूर करनी पड़ी एज मिडिल क्लास सेलिब्रिटीज जिनकी तुम्हारी मेरी तरह ही स्ट्रगल्स है। We sat on top of a bus also. और अगर कहानी रिलेटेबल मिल भी जाए, फिर चाहे वो एक छोटे शहर के गरीब लड़के की लव स्टोरी हो, कह दो तुम्हें प्यार नहीं है वरना अभी कलाई काट देंगे, या फिर चार दोस्तों के फुकरेपंती की कहानी, इसके कितने ही चांसेस है कि उस कहानी के साथ जस्टिस करने वाले एक्टर्स उसके साथ जुड़ेंगे भी या नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली सिनेमा से प्यार किसी को कितना भी हो, फिल्म मेकिंग इज अ बिजनेस। और जब हाईली मेलोड्रामेटिक, एस्केपिस्ट, एस्पिरेशनल मूवीज बॉक्स ऑफिस पर हर हफ्ते हिट हो रही हैं, तो उस फॉर्मूला को रेप्लिकेट करके अपने अचीवमेंट्स में, अपने करियर में एक और हेड जोड़ना एक बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन। फिर चाहे उस फिल्म के कैरेक्टर में किसी तरह का डेप्थ ना हो, उस फिल्म को हिट कराने के लिए मलाइका अरोड़ा या करीना कपूर से हाईली सेक्सुअलाइज्ड आइटम सॉन्ग्स कराए जाए जिनका फिल्म की स्टोरी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, या गाड़ियां ऐसी उड़वाई जाए जैसे सॉफ्ट टॉय हो। बॉलीवुड फिल्म्स वर कैशिंग आउट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इमोशन दिखाना हो तो एक्सट्रीम, एक्शन दिखाना हो तो एक्सट्रीम, कॉमेडी दिखानी हो या कहूं कॉमेडी दिखाने की कोशिश करनी हो तो भी एक्सट्रीम। बॉक्स ऑफिस सक्सेस का एक फॉर्मूला सेट था, अब चाहे वो कितना भी घिसा पिटा हो, फॉर्मूला तो सेट। इसलिए 2009 में जब जीशान कादरी ने हंसल मेहता को गैंग्स ऑफ वसेपुर की कहानी सुनाई, तो वो हंसल मेहता को अच्छी तो लगी। सबसे पहले हंसल मेहता के पास में गया, उनको बड़ा पसंद आया। 2-3 हफ्ते तक जीशान की उनसे मीटिंग्स हुई, पर अल्टीमेटली उन्हें प्रोड्यूसर्स ना मिलने पर गैंग्स ऑफ वसेपुर पर गिव अप करना पड़ा। तो हंसल मेहता ने कुछ दिन आने जाने के बाद उन्होंने बोला कि यार मुझे प्रोड्यूसर्स नहीं मिल रहे, तुम कहीं और देखो। अब जीशान कादरी के पास वासेपुर की कहानी भले ही थी, क्योंकि वो उस गांव में खुद पले बड़े थे, वहां के गैंग वॉर्स, इलीगल कोल माइनिंग अपनी आंखों से देखी थी। पर फिल्म बनाने के लिए जीशान पर ना तो पैसे थे, ना प्रोड्यूसर्स, ना नॉलेज, ना कोई रिसोर्स। इसलिए जब हंसल मेहता ने जीशान को मना कर दिया, तो जीशान के जहन में जो अगला नाम आया वो अनुराग कश्यप नहीं था। इनफैक्ट वो तो जानते भी नहीं थे कि अनुराग कश्यप उस समय कौन थे। बट ऑल ही न्यू वाज कि इस फिल्म को सिर्फ वो डायरेक्टर बना सकता है जिसने ब्लैक फ्राइडे बनाई थी। अच्छा, अनुराग के ऑफिस भी कैसे किया? मैंने बोला यार वो बंदा सही है जो फिल्म ये बना सकता है। बोला कौन बंदा? मैंने जिसने ब्लैक फ्राइडे बनाई थी। तो बोला अनुराग कश्यप। मैंने हाँ जो भी बेटर्स निकाले। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अनुराग कश्यप फिल्म्स, इवन गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले भी, कि जीशान को पता था कि बॉलीवुड में अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर की कहानी को कोई जस्टिस कर सकता है तो वो अनुराग कश्यप है। किसी तरह जीशान ने अनुराग को ढूंढा, उन्हें कहानी सुनाई, एंड हंसल मेहता की तरह अनुराग कश्यप को भी कहानी अच्छी तो लगी, पर जीशान की कहानी में अभी एक फुल फ्लेजेड फिल्म बनाने लायक मटेरियल इतना नीट नहीं था। अगले ही दिन अनुराग कश्यप ने जीशान को वापस वासेपुर भेजा, जहां उन्होंने वहां की इलीगल कोल माइनिंग, गैंगस्टर्स, रीजनल पॉलिटिक्स के बारे में इतनी इन डेप्थ रिसर्च कर ली कि वासेपुर के ऊपर 250 पेज की एक नॉवेल लिख दी। तो फिर इसको वापस भेजा वासेपुर, पूरा डिटेल से कहाँ शुरू हुई थी कहानी और कहाँ खत्म हुई थी। मेरे 150 पन्ने का नॉवेल लिख के लेके आया। तो मैं पहुंचा धनबाद अपने शहर और मैंने रिसर्च करना शुरू किया, और ध्रुव पता ही नहीं चला मैंने कब 250 पेज लिख दिए, जिसको अनुराग कश्यप ने पढ़कर 5 पन्नों में लिखा। एंड द मोमेंट अनुराग कश्यप रोट द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, उन्हें पता था कि उन्हें ये फिल्म कैसे बनानी है। अनुराग उस वक्त पे ना पूरा ड्रीम था अनुराग की, पूरी हमें किसी को नहीं पता था, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स था अनुराग कश्यप जो दिमाग में थी उसकी कैसे फिल्म वो देख रहे हैं। पर अच्छी सी स्क्रिप्ट भी कैन रिजल्ट इनटू अ बैड मूवी अगर उसकी कास्ट सही ना हो, अगर कैरेक्टर्स में डेप्थ ना हो, तो उस डेप्थ को अच्छे से जस्टिस करके ऑडियंस के मन में बिठा पाने वाले एक्टर्स ना हो तो। एंड माइंड यू, ये फिल्म उस समय बन रही थी जब स्टार कल्चर अपने पीक पर था। एक एक्टर का नाम ही ऑडियंस को थिएटर तक पहुंचाने के लिए काफी था। वैसे नहीं भी होगा तो चलता ना, इतना क्या आपको ऐसे होना है कि नहीं। आगरा मथुरा की फिल्म थी, आगरा मथुरा। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है भाई, सलमान की फिल्म में तुम इतना डिटेलिंग में जाओगे। बट डिस्पाइट दिस फैक्ट, अनुराग कश्यप नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्म में एक भी बड़ा नाम हो, एक भी बड़ा सुपरस्टार हो। इसीलिए जब अजय देवगन का नाम इस फिल्म के लीड के लिए सजेस्ट किया गया तो अनुराग कश्यप ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर की कहानी शाहिद खान, फैजल खान, सरदार खान की नहीं है। ये कहानी वासेपुर की है, वहां के गैंग वॉर्स की है, इलीगल कोल माइनिंग की है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक इंसान। और यही कारण भी है कि फिल्म में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे एक्टर्स हैं, फिल्म की कहानी में कॉम्प्लेक्सिटी को एम्ब्रेस किया गया है। पर अगर अजय देवगन जैसा कोई बड़ा स्टार उस फिल्म में होता तो कहानी में भले ही वो कॉम्प्लेक्सिटी हो, पर फिल्म वो एक बड़े एक्टर के अराउंड घूमने लगती। इसीलिए जब कास्टिंग पूरी हुई तो मनोज वाजपेयी को छोड़कर एक भी रिकॉग्नाइज नामी एक्टर पूरी फिल्म की कास्ट में नहीं था। बट दैट डज नॉट मीन कि फिल्म की कास्ट में टैलेंट की कोई कमी। और
उन्हें शायद पता था कि कौन किस रोल के लिए फिट हो। विनीत कुमार सिंह जिन्होंने सरदार के बड़े भाई दानिश खान का रोल किया, उन्होंने अनुराग कश्यप के ऑफिस में जाकर घंटों तक रिक्वेस्ट की थी फैजल खान का रोल लेने के लिए। खैर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी तो मुझे बेचैनी ये थी कि मुझे करना है फैजल खान। मैं जानता नहीं था नवाज भाई को, किसी को नहीं जानता। मैं पहुंच गया ऑफिस, अनुराग सर ऑफिस में अंदर बैठे थे। गया अंदर, कुछ लोग थे, वो चले गए, जाके बैठा सामने। बैठा हूँ, वो लगे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं। मैंने हाँ बोलो बोलो, तो बोला मुझे फैजल खान करना है। पर अनुराग कश्यप बीइंग अनुराग कश्यप शायद पहले ही एनविजन कर चुके थे कि फैजल खान के कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी किस लेवल की होगी, उसे किस टाइप का एक्टर निभा पाएगा। शायद इसीलिए फिल्म के एंटागनिस्ट रमाधीर सिंह के रोल के लिए अनुराग कश्यप ने तिग्मांशु धूलिया को कास्ट किया, जो एक्चुअली में तो एक डायरेक्टर है, एक्टर नहीं। पर जब तिग्मांशु धूलिया ने ये फिल्म साइन करी तब उन्हें भी नहीं पता था कि उन्हें वासेपुर के सबसे बड़े पॉलिटिकल बिजनेसमैन उस रमाधीर सिंह का रोल करना था। अब कास्ट तो नो डाउट टैलेंटेड थी, पर किसी भी फाइनेंशियली रिलायबल एक्टर को फिल्म में ना लेना वाज नॉट अ कैलकुलेटेड रिस्क, इट वाज अ बिग रिस्क। एक बड़ा फाइनेंशियल रिस्क, इतना बड़ा कि फिल्म के शूट शुरू होने से 3 दिन पहले स्टूडियो ने फिल्म करने से मना कर दिया, क्योंकि पार्ट 2 के लीड नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, जिन्होंने उस समय तक कोई बड़ा रोल नहीं किया। एंड येट डिस्पाइट ऑल डाउट्स अराउंड इट, 100 दिन के अंदर अनुराग कश्यप ने 5 घंटे 20 मिनट की गैंग्स ऑफ वासेपुर बना डाली, जिसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांटना पड़ा। एंड इनिशियली द फिल्म डिड प्रीटी वेल ऑन द बॉक्स ऑफिस। 60 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बिहार झारखंड में बेस्ड एक लो बजट गैंगस्टर फिल्म के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। हम 60-70 जो हमारे लिए बहुत बड़ा है, हम उसमें बहुत खुश हैं। बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट गैंग्स ऑफ वासेपुर वाज एंटी बॉलीवुड। ना कोई बड़ा सुपरस्टार, ना कोई अननेसेसरी आइटम नंबर, ना फिल्म को इमोशनल बनाने की फोर्स कोशिश। इनफैक्ट 100 दिन के शूट के बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो वर्जन अनुराग कश्यप ने थिएटर में रिलीज किया, वो शायद बॉलीवुड हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट यूनिक, वन ऑफ द मोस्ट ग्राउंडेड मूवीज थी। एक ऐसी मूवी जिसमें ना तो पूरी तरह से कोई हीरो था, ना पूरी तरह से कोई विलेन। इसमें सरदार खान और फैजल खान सालों तक वासेपुर पर राज तो करते हैं, पर फिल्म के प्रोटैगनिस्ट होने के बावजूद उनकी बॉडी पर एक मसल नहीं है, ना ही उनके ऊपर हाइपर मैस्कुलिनिटी शो करने का कोई प्रेशर। सरदार खान गैंगस्टर तो है जिससे पूरा वासेपुर डरता है, जो रमाधीर सिंह की कह के लेना चाहता है। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसके। पर वही सरदार खान घर में अपनी बीवी की डांट से भी डरता है। और ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसी मीनिंगफुल आर्क तुम्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर के लगभग हर छोटे से बड़े कैरेक्टर में दिखेगी, जहां कैरेक्टर्स की कहानी, उनकी आर्क लिखते हुए किसी एक इंसान को दिमाग में नहीं रखा गया। और फिल्म का म्यूजिक, जिसे स्नेहा खानवेलकर ने कंपोज किया, वरुण ग्रोवर ने लिरिक्स दिए, वो किसी भी जगह फोर्स्ड या अननेसेसरी नहीं लगा। फिल्म में 25 से ज्यादा गाने जरूर थे, विच इज नॉट एट ऑल नॉर्मल फॉर मॉडर्न सिनेमा, पर फिल्म का हर गाना, हर धुन, हर बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी को आगे बढ़ाता है, उस सिचुएशन को, उसकी इमोशनल बीट्स को एनहांस करता है, ना कि ये करता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, विनीत कुमार सिंह तो पहले भी इंडस्ट्री में 5-10 मिनट के रोल कर ही रहे, पर अब इसे बजट की कमी कहीं या अनुराग कश्यप का जीनियस माइंड। बॉलीवुड को गैंग्स ऑफ वासेपुर ने जितने एक्टर्स, जितना टैलेंट या फिर कहीं जितने सुपरस्टार्स दिए, आई डोंट थिंक उससे पहले या उसके बाद किसी एक फिल्म से इतना टैलेंट निकल कर बॉलीवुड में फटा। हुमा कुरैशी, रिचा चड्ढा, राजकुमार राव, जयदीप अलावर, सबने गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद आगे जाकर अपना नाम बनाया है। बॉलीवुड में मेथड एक्टर्स को रिकॉग्निशन मिलने लगा, फिल्म मेकिंग में एक नया जॉनरा ऐड हो गया, द अनुराग कश्यप स्टाइल ऑफ फिल्म, जिसे गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले भी देवडी, गुलाल, ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्में तो निकली, पर वो सिर्फ फेस्टिवल सिनेमा बनकर ही रह गई थी, जिसकी एक सुपर नीश ऑडियंस। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर ने अनुराग कश्यप को द अनुराग कश्यप बनाया, या जैसा नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं, जीके, जीनियस कश्यप बनाया। और शायद गैंग्स ऑफ वासेपुर की सक्सेस की वजह से ही मुक्काबाज, बॉम्बे वेलवेट और लव स्टोरी जैसी मेन स्ट्रीम मूवीज बन पाई। गैंग्स ऑफ वासेपुर के कल्ट स्टेटस का अंदाजा तुम सिर्फ इस एक बात से लगा सकते हो कि सिर्फ ऑडियंस के मन में सरदार खान और फैजल खान ही नहीं, बल्कि एक दरोगा का रोल करने वाले फैसल खान भी बस गए। और बहुत बड़ी ऑडियंस है ना, जो इनको थाना प्रभारी धनसर गोपाल सिंह बोल रहा हूँ, उसके तौर पर भी जान। उस कैरेक्टर को प्ले करते समय कभी आपको ऐसा लगता था, सोचे थे कि आपका कैरेक्टर इतना बड़ा हो जाए? कभी नहीं, लगा भी नहीं था। एक तो मजबूरी में शूटिंग हो रही थी, काम भी करना पड़ रहा था। पिक्चर होने के बाद शुरू हुआ, जैसे फर्स्ट डे हो गया तो 3-4 दिन में सबका फोन आने लगा, धर 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 धर। उस समय बॉलीवुड को भले ही ये रियलाइज ना हुआ, पर गैंग्स ऑफ वासेपुर बॉलीवुड के प्रूवन फॉर्मूला पर, फिल्म हिट कराने के फिक्स टेम्पलेट पर, अच्छी फिल्म बनाने के लिए हाई बजट चाहिए वाले नोशन पर एक थप्पड़ था। एंड स्टिल नोबडी बिलीव्ड कि गैंग्स ऑफ वासेपुर कल्ट स्टेटस तो छोड़ो, बॉक्स ऑफिस पर भी सक्सेसफुल हो। बॉलीवुड के फिल्मों के कॉन्सेप्ट, फिल्में बनाने और देखने के नजरिए को जरा सा भी बदल पाए। 2012 में बिहार झारखंड के एक पुराने इलीगल माइनिंग गैंगस्टर वॉर्स पर बनी फिल्म, वो भी बिना किसी स्टार कास्ट के, बिना किसी प्रॉपर सेट के,
एक इम्पॉसिबल सक्सेस बन पाएगी। अब गैंग्स ऑफ वासेपुर गांव, कस्बे, गली, मोहल्लों के बीच सेट और बनी फिल्म जरूर है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि टियर 2, टियर 3 वाली जगहों पे बनने वाली फिल्मों को अच्छे खासे पैसे और बजट की जरूरत नहीं पड़ती। भूलो मत कि हंसल मेहता को तो प्रोड्यूसर्स ही नहीं मिले थे और अनुराग कश्यप जो फिल्म बनाने के लिए तैयार तो हो गए थे, पर पैसे उनके पास भी 18 करोड़ ही थे, यानी एक पार्ट के लिए 10 करोड़ से भी कम। एंड दिस इंक्लूड्स एक्टर्स की फीस, ट्रैवलिंग का, रहने का, खाने का खर्चा। तो ऐसे में गैंग्स ऑफ वासेपुर को बनाने के लिए अनुराग कश्यप की फिल्म मेकिंग एबिलिटी, या कहें उनकी फिल्म बनाने के लिए हर तरीके का जुगाड़ करने वाली एबिलिटी पूरी तरह से टेस्ट होने वाली थी। बनाने शुरू की थी तब बजट नहीं था, फिर हमने रूल्स पढ़े कि कैमरा अगर जमीन पे उतारा तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कैमरा जमीन पे नहीं उतारा तो आप जो चाहे करो। सेट नहीं बना सकते तो क्या होगा, अगर कैमरा में छुपा के शूट करो तो पूरा शहर मेरा सेट है। क्योंकि 18 करोड़ के बजट में उन्होंने ये कास्ट ऑफ एक्टर्स तो साइन कर ही ली थी। ये एक्टर्स उन्होंने भले ही कास्ट कर लिए हो मेजरली क्योंकि उस समय या तो ये लोग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नए थे या सालों तक फिल्में करने के बाद भी ढंग से एस्टैब्लिश नहीं थे। जहां रिसेंटली करण जौहर ने फिल्म स्टार्स की हेफ्टी फीस को एक्सपोज करके कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी, विच शोज की फिल्म के बजट का कितना ज्यादा परसेंटेज सिर्फ एक्टर्स की फीस में चला जाता है। वहां गैंग्स ऑफ वासेपुर में शायद सिर्फ मनोज बाजपेयी ही थे जिन्हें थोड़े अच्छे खासे पैसे मिले थे। मुझे किसी को नहीं मिले थे, सिर्फ मनोज सर को मिले थे। और मुझे अच्छे होटल में भी रखा गया था, बाकी सब धर्मशाला में रुके हुए थे, गेस्ट हाउस। वरना ऋचा चड्ढा को दोनों पार्ट करने के लिए सिर्फ 2 लाख मिले, हुमा कुरैशी को 75,000 और पीयूष मिश्रा, विनीत कुमार सिंह, राजकुमार राव, तिग्मांशु धूलिया जैसे एक्टर्स जिनके बिना शायद गैंग्स ऑफ वासेपुर इमेजिन भी नहीं करी जा सकती, उन्हें सिर्फ 50,000 रुपए मिल पाए थे। हुमा कुरैशी got paid 75,000, some actors got paid 50,000। और इन एक्टर्स का इतनी कम फीस में भी काम कर, फिल्म के टाइट बजट के साथ बिना किसी शिकायत की कोऑपरेट करके काम करना, फिर चाहे वो अनुराग कश्यप की रिस्पेक्ट में हो या अपने नॉन एग्जिस्टेंट करियर को बचाने के लिए, शायद यही फिल्म की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण था। क्योंकि एक्टर्स को इतनी कम फीस देने के बाद भी एज डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने 1 रुपया नहीं लिया, एंड इसके बाद भी 9 करोड़ रुपए में एक 2.5 घंटे की फिल्म बनाना was probably the biggest challenge in अनुराग कश्यप फिल्म मेकिंग करियर। तो सबने उस फिल्म में बहुत झेला है, मतलब वो फिल्म बन ही नहीं सकती जिस कॉस्ट में हमने बनाई, और उसके लिए हमने बहुत फेवर्स पुल ऑफ किया। एंड इसीलिए गैंग्स ऑफ वासेपुर की आज कल्ट फॉलोइंग जरूर हो, पर फिल्म को बनाने के लिए जो जुगाड़ हुए थे, जैसे साइड एक्टर्स, बैकग्राउंड एक्टर्स को देने के लिए पैसे ना होने की वजह से अनुराग कश्यप ने अपने रिश्तेदारों से एक्टिंग करवाई। I shot where I grew up and I used my entire father's goodwill to shoot that film। इस सब ने हाँ गैंग्स ऑफ वासेपुर की क्वालिटी एज अ बॉलीवुड फिल्म उस पर इम्पैक्ट जरूर डाला, पर शायद यही स्ट्रगल्स गैंग्स ऑफ वासेपुर को वो आइकॉनिक फिल्म बनाते हैं। सिंगर्स को देने के लिए पैसे नहीं थे तो बिहार के लोकल रीजनल सिंगर से गाने गवाए। एंड आई नो ये जानकर तुम्हें शौक लगेगा क्योंकि वीडियो की रिसर्च करते हुए मुझे जानकर शौक लगा, पर फिल्म में इतने सारे सीन्स हैं जहां पर रियल लाइफ में शूटिंग हुआ है विदाउट टेलिंग दी अदर पीपल कि यहां पर फिल्म बन रही है। जैसे सुल्तान के मर्डर का ये सीन जहां पंकज त्रिपाठी फल खरीद रहे हैं, ना तो उस फल वाले को ना लोकेशन पर खड़े दूसरे लोगों को पता था कि यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है। हम लोग सीन कर रहे हैं और ये कैमरा ऊपर छुपा दिए हैं, तो हमारे आसपास रियल लोग खा रहे हैं चाट। या फिर रमाधीर सिंह और पहलवान की मर्डर के सीन जिसमें वीएफएक्स के पैसे बचाने के लिए एक्टर्स की कपड़ों के नीचे खून के गुब्बारे फिट करे गए। And there were blood balloons, so every time he would be stabbed, he would burst the balloon like that। कैमरा छुपाकर रियल लाइफ सीन्स रिकॉर्ड करना, फिर चाहे वो ट्रैफिक में फंसे शमशाद और डेफिनेट का सीन हो या इलीगल कोल माइनिंग का, जो फिल्म के साइड एक्टर्स नहीं बल्कि वासेपुर के रियल लाइफ लोग, शायद रियल लाइफ गैंगस्टर्स कर रहे थे। या फिर सुल्तान कुरैशी का स्लॉटर हाउस जो एक फिल्म का सेट नहीं था बल्कि सच में एक स्लॉटर हाउस था, जहां शूट करते हुए सुल्तान कुरैशी बने पंकज त्रिपाठी जो कि प्योर वेजिटेरियन है, हर सीन के बाद उल्टियां कर रहे थे। विक्की कौशल जो फिल्म के 10th असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वो तो एक सीन को कैमरा छुपाकर रिकॉर्ड करने के लिए एक दिन जेल में भी रहकर आए थे। विकी कौशल एक बार गया था जेल। एंड एक्टर्स और क्रू का ये डेडिकेशन, वासेपुर की कहानी के साथ जस्टिस करने की उनकी ऑनेस्ट कोशिश, अनुराग कश्यप का यूनिक स्टाइल ऑफ डायरेक्टिंग द फिल्म जहां वो फिल्म की डायरेक्शन और आगे की स्क्रिप्टिंग एक साथ कर रहे थे, साइड बाय साइड आगे के सीन्स के लिए कास्टिंग कर रहे थे, यही तो वो चीजें हैं, वो रियल रॉ ऑनेस्ट इमोशंस हैं, अनफिल्टर्ड एलिमेंट्स हैं जो गैंग्स ऑफ वासेपुर को ऑथेंटिक बनाते हैं। अब अनुराग कश्यप और जीशान कादरी ने फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना की, वासेपुर की कहानी जितनी डार्क, जितनी वायलेंट थी, उसको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की चिंता किए बिना, स्टोरी को मैन्युफैक्चर किए बिना एज इट इज दिखाना, तो वो आसान तो किसी भी एंगल से नहीं होने वाला। और मैं सिर्फ बजट कंस्ट्रेंट्स या कास्टिंग डिलेमा की बात नहीं कर रहा हूं। गैंग्स ऑफ वासेपुर एंटरटेनिंग जरूर है, पर उसकी कहानी ज्यादा वायलेंट, ब्रूटल और डार्क भी है। झारखंड के कोल माफिया और लोकल पॉलिटिशियंस और वासेपुर की मुस्लिम गैंग के साथ उनकी राइवलरी को दिखाने वाली गैंग्स ऑफ वासेपुर ऑलमोस्ट लगभग
90% रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, एज मच एज की फिल्म का ये फेमस सीन। अगले 3 घंटे में लड़की सही सलामत अपने घर वापस नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। ये सच में हुआ था। एंड जस्ट लाइक एनी अदर फिल्म इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, वासेपुर को भी वासेपुर के लोगों ने जमकर बॉयकॉट, थिएटर्स के सामने फिल्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और झारखंड में तो फिल्म को बैन करने के लिए एक पेटिशन भी डालनी पड़ी थी, क्योंकि अपेरेंटली गैंग्स ऑफ वासेपुर के थ्रू अनुराग कश्यप ने वासेपुर को बदनाम किया। फिल्म जिस फैमिली पर बेस्ड है, सूरजदेव सिंह और फहीम खान, जो कि आज भी झारखंड के बिरसा मुंडा जेल में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट काट रहे हैं। फिल्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट तो उनकी तरफ से भी हुआ। अनुराग कश्यप को गैंगस्टर से धमकियां मिली और पंकज त्रिपाठी को कुछ लोकल गैंगस्टर्स अपना आइडल मानने लगे। एंड यू कैन इमेजिन कि फिल्म की डिटेल्स, वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स कितने प्रॉब्लमैटिक थे कि कतर और कुवैत में तो फिल्म पर बैन लगा दिया गया फॉर पोर्ट्रेइंग अ नेगेटिव इमेज ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। गैंग्स ऑफ वासेपुर कम्युनल झगड़ों का कारण बन गई, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों इक्वली अनुराग कश्यप से नफरत करते थे। और अगर बाहर की लड़ाइयां, फिल्म के रिलीज पर कंट्रोवर्सीज काफी नहीं थी, तो अनुराग कश्यप का एक भारी पब्लिक फॉलोआउट हुआ फिल्म के प्रोड्यूसर्स के साथ, क्योंकि जहां वाइकम और कलर्स ने तो फिल्म के डिजिटल राइट्स बेचकर करोड़ों रुपए कमा लिए। फिल्म का कल्ट स्टेटस हो या फिल्म के हिट होने के बाद उसके ज्यादा पैसों में बिके म्यूजिक राइट्स, फिल्म राइट्स को खरीदकर करोड़ों रुपए देने वाले काफी ज्यादा लोग थे जो वाइकॉम को अप्रोच कर रहे थे। पर सच ये है कि अनुराग कश्यप ने गैंग्स ऑफ वासेपुर से कुछ खास पैसे नहीं कमाए। और तुम्हें ये चीजें जैसे बजट की कंस्ट्रेंट्स, प्रोड्यूसर्स के साथ फॉलोआउट, बैंड के रिलेटेड कंट्रोवर्सी आज हाइंडसाइट में भले ही इररिलेवेंट लगे, पर उस समय तो अनुराग कश्यप ने भी एक्सेप्ट किया था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर वाज द मोस्ट पेनफुल filmmaking experience of his career. So for me, that film is a very sore point of the way studio treated us and the film. और शायद इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए 18 करोड़ में सिर्फ एक आइकॉनिक कल्ट मूवी बनाने के लिए थोड़ा सैक्रिफाइस करना तो जरूरी भी था। पर अनफॉर्चुनेटली एक फिल्म की सक्सेस उसके डायरेक्टर के सैक्रिफाइसेस, एक्टर्स की मेहनत, कितना पैसा लगा और फिल्म की कंट्रोवर्सी से नहीं बल्कि फिल्म की कहानी से डिटरमाइन होती है। एंड आई नो तुम भी ये सोच रहे हो, अगर तुमने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है या नहीं, कि फिल्म की कहानी में वो एग्जैक्टली क्या था जिसकी वजह से आज फिल्म एक कल्ट क्लासिक बनी हुई है, बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्म में से एक बन गई है। किसी भी फिल्म को एक कल्ट स्टेटस देने में उसके एक्टर्स, 2-4 लाइन ऑफ डायलॉग या इनफैक्ट उसकी ओवरऑल स्टोरी का कंट्रीब्यूशन भी सच में तो ना के बराबर ही होता है। एक फिल्म को कुछ कल्ट क्लासिक अगर बनाता है तो वो है उसका कल्चरल इंपैक्ट, उसकी रेलेवेंस, उसकी डेडिकेटेड पैशनेट फैन फॉलोइंग, जिसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म हिट थी या फ्लॉप। इनफैक्ट ज्यादातर कल्ट क्लासिक मूवीज को तो ऑडियंस इनिशियली इग्नोर ही करती है। और गैंग्स ऑफ वासेपुर कई महीनों में बॉक्स ऑफिस के मायनों में हिट जरूर थी, पर 100, 200, 500 करोड़ का मुकाम तो उसने भी नहीं छुआ। बट स्टिल झारखंड के गैंगस्टर राइवलरीज को दिखाने वाली गैंग्स ऑफ वासेपुर सिर्फ नीश ऑडियंस में पॉपुलर नहीं, पर असल मायनों में एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है, एक कल्ट क्लासिक, जिसने शायद पहली बार तो नहीं पर अनडाउटेडली बेस्ट तरीके से इंडियन कल्चर को, बिहार के कल्चर को एक रॉ, रियल, अनफिल्टर्ड तरीके से दिखाया, जिसमें छोटी छोटी गलियां थी, बड़ी बड़ी गालियां थी, हर एक कैरेक्टर की एक आर्क, हर कैरेक्टर के अपने अच्छे बुरे एक्शंस के पीछे वैलिड अंडरलाइंग रीजंस, जिसमें ना तो सरदार खान या फैजल खान हीरो था या रमादीर सिंह विलेन। मोनली ग्रे कैरेक्टर्स, एक वेल रिटन स्टोरी लाइन और खूब सारी ऑनेस्टी से किया गया काम। वासेपुर की कहानी के साथ जस्टिस करने की अनुराग कश्यप की जिद, एंड इंस्टाग्राम और ओटीटी कल्चर के बूम के बाद मीम कल्चर के थ्रू एक जरूरी पार्ट बनना है इंडियन पॉप कल्चर। शायद इस सब ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है गैंग्स ऑफ वासेपुर को एक इम्पॉसिबल सक्सेस, एक कल्ट क्लासिक बना, जिस पर आई डोंट थिंक किसी को डाउट भी होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिल्म की कहानी इंटरेस्टिंग नहीं थी या फिल्म सिर्फ बिहार के गांव पर बनी थी इसलिए इंटरेस्टिंग थी। जहां 1940s में शाहिद खान कोयले से भरी हुई सरकारी ट्रेन लूट रहा था, वो भी सुल्ताना डाकू की आइडेंटिटी चुराकर। सुल्ताना डाकू को ये बात पता चलती है, शाहिद खान को गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। वो कोयले के इलीगल धंधे में रमादीर सिंह के लिए काम करने लगता है। बट ऑल दिस व्हाइल शाहिद खान एक्चुअली वांटेड टू किल रमादीर सिंह ताकि वो इलीगल कोल माइनिंग में अपनी मोनोपोली बना सके। पर रमादीर को जब शाहिद खान के हिडन इंटेंशंस के बारे में पता चलता है, वो उसे मरवा देता है। अपने आदमियों से शाहिद के बेटे को भी मार के दफना देने के लिए कहता है, बट समहाउ शाहिद का बेटा किसी तरह बच जाता है। एंड शुरू होती है बदले की एक ऐसी कहानी जो अगले 60 साल तक या 3 जनरेशंस तक चलती है, क्योंकि शाहिद खान का बेटा वो ग्रोज ऑन टू बिकम सरदार खान, उसको रमादीर सिंह से सिर्फ अपने बाप की मौत का बदला नहीं लेना था, बल्कि कह के लेंगे उसकी
एंड अपेरेंटली दिस इज द होल पॉइंट ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर, क्योंकि सरदार खान के पास रमाधीर सिंह को गोली मारने के मौके तो बहुत आते हैं, पर सरदार जितना अनअपोलोजेटिक, वायलेंट, ब्रूटल था, वो रमाधीर सिंह के सामने खड़े होकर उसका मजाक उड़ा लेता है, उसके पेट्रोल पंप पर जाकर पैसे लूट लेता है, उसके इलाके में आकर उसकी आंखों के सामने धमकी दे देता है, पर उसे गोली नहीं मारता, क्योंकि रमाधीर सिंह की इजी डेथ वाज द लास्ट थिंग ही वांटेड, उसको तो कह के ले ली थी। एंड मनोज वाजपेयी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले भी ऐसे वायलेंट, ओवर द टॉप कैरेक्टर्स प्ले किए थे, पर शायद सरदार खान मनोज वाजपेयी की लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि सरदार खान जितना वायलेंट, ब्रूटल और रिवेंज से भरा हुआ गैंगस्टर था, उतना ही बड़ा बेवकूफ भी था। वायलेंस, लड़ाई मारपीट के बीच में हो रहे कॉमिकल एरर्स फिल्म को नॉन सीरियस नहीं बनाते, बल्कि गैंगस्टर लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दिखाते हैं, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले शायद भी किसी फिल्म में दिखाया हो। और ये शायद अनुराग कश्यप का जीनियस ही था, जिन्होंने सोचा होगा कि सरदार खान एक गैंगस्टर तो है, पर एक नंबर का जोकर भी है। वो वासेपुर पे राज तो करता है, चाकू कट्टा निकाल कर मर्डर करने से पहले एक बार सोचता भी नहीं है, और अपनी वाइफ की डांट से डरता भी है। अरे आने को तुम आ जाए, लेकिन तेरी अम्मी से डर लगता है। वो खुद को अंडरवर्ल्ड का डॉन तो मानता है, पर उसकी हरकतें गली मोहल्ले वाले गैंगस्टर्स वाली। पर सरदार खान की ये लाइटर साइड, उसकी बेवकूफियां कभी भी ऑडियंस को सरदार खान के अंडरलाइंग लॉन्ग टर्म मोटिव से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देती। पर अपने पिता शाहिद की मौत का बदला लेने की उस आग में सरदार खान बिकम्स एन एब्सेंट फादर, जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है सरदार के छोटे बेटे फैजल खान पर, जो पार्ट 1 में ज्यादातर चुप रहता है, बड़ा होकर गांजा फूकने लगता है विदाउट प्रोसेसिंग एनी ऑफ द एंगर लाइक हिज फादर। पर कह के लेने की जिद में सरदार खान रमाधीर सिंह के लिए एक इजी टारगेट बन जाता है। और जहां पार्ट 1 स्पॉइलर अलर्ट सरदार खान की मौत के साथ पेट्रोल पंप पर उसके ब्रूटल मर्डर के साथ होता है, पार्ट 2 शुरू होता है सरदार खान के बड़े बेटे दानिश के मर्डर। एंड माइंड यू, बदला लेने की इस आग में फैजल खान अभी तक शांत था, आराम से अपना गांजा फूक रहा था, पर फाइनली एन इमोशनल ब्रेकडाउन एंड ईगो शेक फ्रॉम हिज मदर अवेकन्स हिम। फैजल अपने बाप से बिल्कुल अलग था, ना तो उसे गुस्सा आता था, ना ही वो अपने पिता की तरह एक जोकर था। बट अगेन टू ऐड टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कैरेक्टर, वो कोयले के धंधे पर राज तो करता था, पर धंधा करने में वो डंग। अब फिल्म में 200 से ज्यादा स्पीकिंग कैरेक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली फिल्म सिर्फ सरदार खान, फैजल खान और रमाधीर सिंह की कहानी नहीं है। इसमें सुल्तान कुरैशी की भी कहानी है, एक रूथलेस, कोल्ड ब्लडेड बुचर जिसको कुरैशी और खान की राइवलरी दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। रमाधीर सिंह का राइट हैंड मैन, जो पार्ट 1 में सरदार खान को पेट्रोल पंप पे गोली से मारता भी है। ये कहानी है सरदार की वाइफ नगमा की, जो गैंगस्टर लाइफ की इमोशनल वल्नरेबल साइड, उसकी कॉस्ट को दिखाती है। दुर्गा की, जो सरदार खान की दूसरी बीवी है, विदाउट नोइंग कि सरदार खान पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। दुर्गा और सरदार के बेटे डेफिनेट की, जिसे इंटरेस्टिंगली फिल्म के राइटर जीशान कादरी ने ही प्ले किया है। ये कहानी है रमाधीर सिंह की भी, एक पॉलिटिकल बिजनेसमैन जो अपनी एक गलती का बदला 60 साल तक चुकाता है। एंड कॉन्ट्ररी टू मोस्ट बॉलीवुड फिल्म, रमाधीर सिंह एक स्मार्ट पॉलिटिकल बिजनेसमैन है। शायद इसीलिए 60 साल और 3 जनरेशन लग गई रमाधीर सिंह को अंत में मारने के लिए, और शायद इसीलिए वो फिलोसॉफिकल कमेंट्री करता है, या कहें ऐसे ट्रुथ बॉम्ब्स डालता है। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है, लोग चूतिया बनते रहेंगे। फिल्म के नरेटर यानी वासेपुर की कहानी सुनाने वाले सरदार खान के चाचा नासिर यानी कि पीयूष मिश्रा करते हैं, जिन्हें पहले रमाधीर सिंह का रोल ऑफर हुआ, पर अनुराग कश्यप को वासेपुर की कहानी पीयूष मिश्रा की आवाज में ही सुनानी थी। एंड अमंगस्ट ऑल ऑफ दिस रिवेंजफुल ड्रामा और 5 घंटे तक बांध के रखने वाली, इमोशनली इन्वेस्टेड रखने वाली इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन माई ओपिनियन इज गैंग्स ऑफ वासेपुर का म्यूजिक, जिसे स्नेहा खानवेलकर ने हजारों सिंगर्स को ट्राई आउट करने के बाद फाइनलाइज किया। अब 18 करोड़ में 5 घंटे की फिल्म बनानी, तो जुगाड़ तो करना पड़ेगा। इसलिए हुमा कुरैशी फैजल को शांत करने के लिए फिल्म में जो गाना गाती हैं, वो बिहार के 14 साल के दीपक ठाकुर ने गाया है। स्नेहा खानवेलकर का म्यूजिक, वरुण ग्रोवर के लिरिक्स 60 साल तक चलने वाले रिवेंज को ऑडियंस के लिए इमोशनली ओवरली इनसेंसिटिव और ओवरली इंटेंस न बनाने का काम करते हैं। जहां सरदार खान मर रहा है, उसका शरीर गोलियों से भरा हुआ है, वहां एक इमोशनल सैड सॉन्ग नहीं, बल्कि मनोज तिवारी का बिहार के लाला बजता है। ओ जिया हो बिहार के लाला। सरदार और दानिश की मैयत पर बैंड बाजे के साथ ये बजता है। फिल्म में टोटल 25 से भी ज्यादा गाने, पर कहीं पर भी कोई भी गाना स्किप करने का या फॉरवर्ड करने का जरा सा स्कोप नहीं है। जितनी रूटेड और ग्राउंडेड गैंग्स ऑफ वासेपुर की स्टोरी है, उतना ही उसका म्यूजिक भी है, एंड राइटली सो, क्योंकि जहां ज्यादातर बॉलीवुड फिल्म्स का म्यूजिक पहले वायरल होता है, मूवी के बाद में होती है, गैंग्स ऑफ वासेपुर के साथ उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। जहां फिल्म के गाने बहुत समय बाद जाकर पॉपुलर हुए, उन्हें वो रिकॉग्निशन बहुत सालों बाद मिला जिन्हें वो डिजर्व करते थे। स्टोरी टेलिंग इतनी कॉम्प्लेक्स और टाइट कि अगर मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर को गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क
शेरलॉक या इवन गॉडफादर सीरीज से भी कंपेयर करो तो आई डोंट थिंक वो कंपैरिजन कहीं भी अनफेयर होगा। एंड फिल्म का कल्चरल इंपैक्ट इतना कि तुम्हें सरदार खान, फैजल खान, रवादार सिंह की सिर्फ राइवलरी नहीं, वासेपुर, उसके आसपास के पूरे इलाके का पूरा पॉलिटिकल कल्चर, उसका इतिहास, उसका इंपैक्ट, उनके पीछे की लड़ाई सब समझ आएगा। जहां बेटे को कुछ हो जाए तो बाप को उसकी चिंता तो जरूर होगी, पर 2 थप्पड़ मारने के बाद। एंड मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट नो, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुमा के हाथ पर अपना हाथ रखते हैं, ये सीन ओरिजिनल स्क्रिप्ट में था ही नहीं, बल्कि नवाज के रियल लाइफ से इंस्पायर्ड उनके कॉलेज का एक रियल इंसिडेंट था। शायद ऐसे ही सीन्स, डायलॉग्स, रियल लाइफ की शूटिंग, स्टोरी टेलिंग की वजह से लोग गैंग्स ऑफ वसेपुर से एक ऐसे लेवल पर रिलेट कर पाए जो ना उससे पहले ना उसके बाद किसी बॉलीवुड फिल्म से हो पाया। एंड वही एग्जैक्टली था रीजन, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज, इतने सारे कैरेक्टर्स, जुगाड़ से बनी फिल्म, कम पैसों में ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म एक कल्ट स्टेटस पा पाई। एंड गैंग्स ऑफ वसेपुर को तुमने चाहे अपने कॉलेज में देखा हो या इस वीडियो के बाद तुम जाकर देखो, आई थिंक कई मायनों में तुम अग्री तो करोगे कि गैंग्स ऑफ वसेपुर शायद बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में कहीं टॉप के आसपास ही रैंक करेगी। अपने विचार मुझे कमेंट्स में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी वीडियोस हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब एल्गोरिथम खुद कहता है कि तुम्हें ये वीडियो उतनी ही अच्छी लगेगी। यहां पर पूरी एक प्लेलिस्ट है एसईओ डीप डाइव्स की, इन्हें चेकआउट करो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।